Yes. Hi, I'm Sunita Aaron from Hindustan Times, and we are doing a Facebook Live with country's first Mahant Chief Minister, young Yogi Adityanath. He is known for his firm opinions on certain subjects, and he has completed 100 days in office and good days in office. So हम महंत जी से हम बात करेंगे, मुख्यमंत्री जी से, और हर इशू पे उनसे जानना चाहेंगे जो कि आप लोग भी जानना चाहते हैं। आदित्यनाथ जी, 100 दिन पूरे हो गए हैं। आपको क्या लगता है कि आपको सबसे बड़ा एक अचीवमेंट बताइए जो आप करा? 100 दिन उत्तर प्रदेश में विश्वास के, जनता का जो विश्वास टूटा था उसको काफ़ी हद तक बहाल करने में सरकार सफल रही है। बहुत सारी चुनौतियां हैं, उसको पार पाना है, और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि सरकार प्रदेश में विकास और सुशासन की स्थापना करेगी। मुख्यमंत्री जी, आपकी बात ठीक है कि 100 दिन बहुत कम होते हैं। किसी भी सरकार का 5 साल के लिए आए हैं तो 100 दिन में सब नहीं कर सकते, बट कोई ऐसी चीज़ आपको लगती है जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग आपको लग रहा है, आपके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़? देखिए, 12-15 वर्षों में प्रदेश की कार्य संस्कृति पूरी तरह नष्ट कर दी गई। व्यक्ति और परिवार के लिए यहाँ के इंस्टीट्यूशंस को समाप्त किया गया। एक बहुत बड़ा चैलेंज है, किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे, शासन के, प्रशासन के, पुलिस के, किसी भी उसमें लोग कार्य नहीं करना चाहते हैं। अधिकार तो चाहते हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों के प्रति बहुत ज़्यादा वो नहीं है, संवेदनशील नहीं है। ये एक हम लोगों के सामने चैलेंज था। हम लोगों ने इसको बहाल करने का प्रयास किया है, और हमें एक विश्वास है कि हम लोग इन सारी चीज़ों को पुनः स्थापित करेंगे। प्रदेश में विकास की कीर्तिमान स्थापित करके हम सुशासन धाम में सफल। लगता है आपको कि लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा एक इशू है जिसको सुधारने में कुछ समय लगेगा? देखिए, जब हम लोग सरकार में आए थे तो एक चीज़ हम लोगों के सामने आई थी। पता लगता था कि पिछली सरकारों ने एकदम इस बात के निर्देश जारी किए थे कि FIR दर्ज न किया जाए, किसी भी प्रकार के पीड़ित की FIR दर्ज न करके अपराध के आंकड़ों को कम करके प्रस्तुत किया जाए, या वास्तविक तथ्य न आने पाए इस दिश से। और इसमें दोनों चीज़ें थी, एक तरफ FIR दर्ज न होना, दूसरा बड़े और जघन्य अपराध और घटनाओं के मुद्दों को मीडिया में फ्लैश न होने देना। तो दोनों चीज़ें एक साथ उनकी चलती थी। हम लोगों ने एक बात ज़रूर की, आने के बाद हम लोगों ने कहा कि 100% मामलों में FIR लॉन्च हो, एक विवेचना करके, एक समय सीमा के अंदर विवेचना करके त्वरित कार्रवाई हो, कार्रवाई करने के बाद समय पर चार्जशीट दाखिल करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो। इन सब के लिए एक टाइम फ्रेम फिक्स कर दिया गया। दूसरा, हम लोगों ने मीडिया से भी कहा, जो सच है उसको उसी रूप में प्रस्तुत करेंगे तो अच्छा होगा। आप किसी चीज़ को सकारात्मक नज़रिए से लीजिए, और यह एक प्रारंभ हुई। अपराध का आंकड़े बहुत तेजी के साथ लगातार आएगा जब यूपी क्राइम फ्री होगा। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक लोग ये मान के चलते हैं कि यूपी एक ऐसा राज्य है जहाँ पे भयमुक्त शासन, एक समाज बनाने की बात हुई, बट हो नहीं पाए। मुख्यमंत्री जी, बट कुछ अपर कास्ट और दलित क्लैशेज हो गए, वो उसके पीछे क्या कोई राजनीति है, क्या है? देखिए, सहारनपुर की एक घटना घटित हुई है, लेकिन 100 दिन से अधिक हो चुके हैं, और इस दौरान कोई दंगा प्रदेश में नहीं हुआ। सहारनपुर में एक थोड़ा सा जातीय क्लेश हुआ था, पुलिस ने समय रहते उसको रोका था। वहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी के जाने के बाद ये स्थितियाँ पैदा हुई थी। प्रशासन
मामले की गंभीरता को कहीं न कहीं जानने में चूक किया था और उनकी लापरवाही को देखते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई। लेकिन प्रदेश के अंदर सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार प्रदेश के 22 करोड़ लोगों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जाति, मत, मजहब या संप्रदाय के आधार पर भेदभाव किसी के साथ नहीं होगा, लेकिन कोई यह भी न माने कि किसी व्यक्ति विशेष को या किसी अन्य दोष को पूर्व सरकारों की तरह राजनीतिक संरक्षण जिस तरीके से आपराधिक गिरोहों को प्राप्त होता था, उस प्रकार का कोई भी संरक्षण की कोई उम्मीद न करें और कोई भी कानून को हाथ मिलेगा तो सख्ती के साथ शासन उससे निपटेगा। और इसलिए मैसेज स्पष्ट है सबके लिए, अगर कोई भी इस प्रकार की गतिविधि में लिप्त पाया जाता है तो बहुत सख्ती। तो मुख्यमंत्री जी, कुछ अधिकारियों के खिलाफ एक्शन हुआ जिन्होंने, जैसे एक महिला अधिकारी जिनको बहराइच ट्रांसफर किया गया, या सारंगपुर का भी हम केस लेते हैं, तो लोगों को ये मैसेज आ रहा है कि पॉलिटिकल प्रेशर में उनके साथ कोई कार्यक्रम पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं है, ये सारे के सारे रूटीन के हिस्से हैं। और हम लोगों ने ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई है, उस ट्रांसफ़र पॉलिसी के अंतर्गत हम लोगों ने ट्रांसफ़र पोस्टिंग की हैं, किसी के दबाव में नहीं और न किसी के भय से किए हैं। ये जो भी हुए हैं उस पॉलिसी के अंतर्गत हुए हैं और उस आधार पर एक कार्रवाई पूरी तरह इसके अंदर। एज ए वुमेन रिपोर्टर मुझे लगा कि 2 महिला बॉक्स को थोड़ा सा एक तरह से ह्यूमिलिएशन सफ़र करना पड़ा। एक गोरखपुर में केस हुआ जिसमें वो महिला रोई थी, और एक अभी यहाँ पे हुआ जिनको भी राइट्स ट्रांसफ़र करा गया, यंग है लोग। देखिए, इसको स्वरूप में लेना ही नहीं चाहिए। गोरखपुर की घटना भी, वहाँ पर एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक और एक डिप्टी एसपी में आपसी कहासुनी हुई, और कहासुनी का आधार ये था कि पिछली सरकार ने शराब, उसका विरोध स्थानीय विधायक ने किया था। एडिशनल एसपी जो वहाँ थी उसमें और विधायक ने कहासुनी की थी। इसमें कोई भी, मुझे लगता है कोई भी जनप्रतिनिधि किसी भी प्रकार की इस कार्रवाई का विरोध कर सकता है, उसको करना भी चाहिए। दूसरी बात, बुलंदशहर का मामला है, वह एक रूटीन का मामला है, उसको उसके साथ जोड़ के नहीं देना। ओके, हमने बात करी, एक मुद्दा है जो आपके दिल के बहुत करीब है, वो है राम मंदिर का। और आप आज ऐसी स्थिति में हैं जहाँ पे आप 2 पक्षों के साथ में बिठा के बातचीत करके एक भी रास्ता निकाल सकते हैं। जैसे पीएमओ में एक बड़ी सेल बना था, आपको तो पता है, आप रहे हैं वहाँ पे, इतना लंबा बहुत बातचीत हुई थी। क्या इस तरह का कोई भी एफर्ट आप अपने स्तर से करेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मामला है और सुप्रीम कोर्ट में प्रदेश सरकार पार्टी नहीं है। दोनों पक्ष, मैं अयोध्या स्वयं गया था 31 मई को, और मैंने इस बारे में अपील की है दोनों पक्षों से कि आप लोग आपस में बातचीत से किसी निष्कर्ष पर पहुंचिए, और उसके बाद अगर कोई समस्या पैदा होती है, कहीं कोई अड़चन है सरकार के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर, आप हमें बताइए, उसमें मदद कर सकते हैं। लेकिन बातचीत तो दोनों पक्षों को करना है। बट उसमें आप इनिशिएटिव लेंगे? आपका, देखिए, हम तो दोनों पक्षों ने मुझसे समय मांगा था मिलने का, इसलिए मैंने दोनों पक्षों से अपील कर दी कि आप मुझसे मिलने की बजाय पहले बातचीत से किसी निष्कर्ष। तो कौन बातचीत कराएगा? दोनों लोग बातचीत करने के लिए उतावले हैं, दोनों लोगों को मिलकर बातचीत करनी चाहिए। एक बार अच्छा होगा कि लोग मिल करके स्टार्ट होगा। अच्छा, फिर ये जैसे पीएमओ में एक सेल बना था, टेम्पल सेल करके, और चंद्रशेखर के ज़माने में बना था, फिर वाजपेयी जी ने भी करा, उसके आगे भी बातचीत होती रही। उस तरह का आप अपने स्तर पे, आज आपके पास एक मौका है कि आप खुद एक इनिशिएटिव लेके इस पर। देखिए, अभी प्रदेश सरकार कहीं पार्टी नहीं है। प्रदेश सरकार जब पार्टी नहीं है तो इस प्रकार फिर मामला सब जुडिस होने के नाते हम लोग इसमें बहुत हस्तक्षेप नहीं कर सकते। दोनों सुप्रीम कोर्ट के हमारे जो माननीय मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने इस बारे में कुछ सुझाव दिए थे और वो सुझाव बहुत अच्छे थे, स्वागत योग्य हैं। दोनों पक्ष अगर उस आधार पर आगे बढ़ते हैं बहुत सार्थक परिणाम होगा। हम लोग भी चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान दोनों पक्षों को बातचीत के माध्यम से निकालने का प्रयास करना चाहिए,
देश और दुनिया में सौहार्द का एक नया युग का प्रारंभ होगा और एक नई स्थिति पैदा होगी। एक आपने मुद्दे पे बहुत एक्टिवली करा था, वो ट्रिपल तलाक है, और उस पर बहुत महिलाएं आपके साथ मिली हुई, और ये हुआ था कि यहाँ से सबकी राय लेके दिया जाएगा, कमेंट में भेजा जाएगा। तो कब तक ये कार्रवाई पूरी हो जाएगी और सबकी ओपिनियन चली जाएगी? देखिए, ये मामला भी माननीय उच्चतम न्यायालय में है, और उच्चतम न्यायालय में होने के नाते हम लोगों के पास बड़ी मात्रा में मुस्लिम महिलाएं आई थी। हम लोगों ने अपनी महिला कल्याण विभाग की माननीय मंत्री से कहा है कि इनकी राय को जान करके इस मामले में क्या कुछ किया जा सकता है, इसके बारे में आप लोग एक ठोस तैयार करें। और मुझे लगता है अगर आवश्यकता पड़ेगी तो वैसे भी इसमें बहुत सकारात्मक भूमिका जो है सभी पक्षों के सामने आ रही है, और आधी आबादी को आप न्याय से वंचित नहीं कर सकते हैं। इस पहल में कोई योगदान की आवश्यकता पड़ेगी तो राज्य सरकार पीछे नहीं रहेगी। स्लाउटर हाउसेस 100 दिन हो गए, उसमें ये मुद्दा ठीक था कि जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनको चलाने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए, बट अब जो लोग लाइसेंस कब तक लोगों को मिल जाएंगे जिससे कि वो अपना बिजनेस दोबारा से शुरू? देखिए, सवाल ये है कि जिन लोगों के पास स्लाउटर हाउसेस थे लेकिन वो इलीगल संचालन कर रहे थे, एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के मानकों के अनुरूप वे लोग उन मानकों को पूरा करें और फिर अपना एप्लीकेशन वहाँ सबमिट करें जहाँ से कार्रवाई होनी है, तो संबंधित प्रशासन उस पर विचार करेगा। लेकिन अभी तो उस पर किसी ने कदम ही नहीं रखे हैं, कोई इस पर कार्रवाई करना ही नहीं चाहता है। तो ये स्पष्ट है, प्रदेश सरकार ने जो भी कार्रवाई की है एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के आधार पर किए हैं, और उसी को आगे बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री जी, एक थोड़ा सा एक माहौल सा बन रहा है जिसमें ये बार बार अखबारों में भी आ रहा है, मीडिया में भी है, बातचीत में भी है कि मुस्लिम्स जो है वो इस समय थोड़ा सा फियर से ग्रसित है, वो भय से ग्रसित है। ऐसा क्यों है? या आप कुछ ऐसा करेंगे कि कोई भी कम्युनिटी आपके प्रदेश में? देखिए, प्रदेश में कोई भय में नहीं है। प्रदेश की सरकार ने प्रदेश के 22 करोड़ जनता को इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि उनके साथ जाति, मत, मजहब या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, और हम लोग प्रदेश के हर व्यक्ति की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। हाँ, हम लोग विकास प्रदेश के प्रत्येक नागरिक का करेंगे, प्रत्येक क्षेत्र का करेंगे। हमने योजनाएं उसी प्रकार की बनाई हैं कि विकास की योजना बिना भेदभाव प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँच जाए, लेकिन तुष्टिकरण भी किसी का नहीं करेंगे। इसीलिए ताजमहल वाली भी कंट्रोवर्सी आई जगह। देखो, कंट्रोवर्सी नहीं, ताजमहल एक पर्यटन केंद्र हो सकता है। ताजमहल का अपना एक अच्छा आर्किटेक्ट हो सकता है, लेकिन ताजमहल आस्था का प्रतीक नहीं हो सकता। आस्था में और पर्यटन में दोनों में अंतर है, और हमने इस बात की बात की। अच्छा, अब आपको चुनाव भी लड़ना होगा। 3 महीने हो गए, तो आप अक्षय आपके जो उप मुख्यमंत्री वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, तो कहाँ से पार्टी जहाँ से पार्टी कही वहाँ से अभी तक कुछ आपने सोचा है? पार्टी जहाँ से तय करेगी वहाँ से पार्टी करेगी। अच्छा, पार्टी तय करेगी, बट 5 लोगों के लिए कौन हो जाएगा? ये सारी चीज़ें अपने आप समय आने पर सारी चीज़ें। अच्छा, ये बताइए थोड़ा सा, आपने अभी एक टीवी चैनल के प्रोग्राम में ये कहा था, उससे मैसेज ये गया कि देखिए, जब आपसे पूछा गया कि आप प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, तो आपने कहा अरे मुझे तो गोरखपुर अपना महंत ही है। तो ये आप क्या बहुत मिस कर रहे हैं अपने महंत वाला काम? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैंने कहा ना, मैं फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं हूँ। मैं एक सन्यासी हूँ, और सन्यासी के रूप में सार्वजनिक जीवन में सेवा को एक माध्यम के रूप में हमने चुना है, तो उसके लिए राजनीति को एक माध्यम चुना है सेवा के उस साधन को पूरा करने के लिए। मेरा पूरा जीवन केवल राजनीति में चला जाए, मुझे लगता है ये मुझे स्वयं भी स्वीकार्य नहीं होगा। लोग आए हैं, एक समय तक काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, एक समय के बाद फिर अपना वापस आएंगे। मुझे लगा आपको लगा मुख्यमंत्री वाला काम भी हो गया। नहीं, एमपी आप इतना लंबा रहे हैं। देखिए, पलायन, हमने कभी संन्यास को पलायन का पर्याय नहीं बनाया है। हमें लगा आप अपना चुनौतियों से जूझने के लिए और
उसका मुकाबला करने के लिए हम लोग आए हैं। और जिस दिन हम लोगों को लगेगा कि हम सफल हैं, स्वाभाविक रूप से इस दिन हम लोग स्वयं अपना रास्ता, लेकिन पहले चुनौतियों का सामना करते हुए पूरी प्रदेश को सुरक्षित रखेंगे, विकास की ओर अग्रसर करेंगे। तो चुनौतियाँ तो दिल्ली में बैठ के भी हो सकता है कभी मैंने कहा पार्टी ने दायित्व दिया है जी, और मैं इसको एक मानता हूँ, एक सौभाग्य मानता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझ पर विश्वास किया है और उस दायित्व का निर्वहन करना मेरा। और एक चीज़ और, आप कई बारी मीटिंग्स में बोलते हैं मैं आउटसाइडर हूँ, मैं बाहरी हूँ, इसका क्या? एक बारी ब्यूरोक्रेसी की मीटिंग में ऐसा क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस तो बहुत है, आप इतनी बारी MP रहे हैं, ऐसा ये नहीं कह सकते हैं। हाँ। भाई मैं कृषि दायित्व वाले पद पर मैं पहली बार आया हूँ। अच्छा, मैं एक सांसद के रूप में 18 साल काम किया हूँ और आगे भी कार्य कर रहा हूँ। अच्छा, कभी कभी आपको लगता है कि आपके महंत के जो ये बस उस पे है कि महंत के जो एक स्पेशल पावर्स भगवान देता है वो आपकी मुख्यमंत्री के काम में भी मदद करते हैं? नहीं, हमारे पास जो भी विल पावर है जी, जो भी हमारे पास प्रदेश के बारे में कुछ करने के लिए है, वो कहीं ना कहीं वो एक आध्यात्मिक पावर है, उसका उपयोग हम लोग कर रहे हैं, करेंगे। अच्छा, यूपी के लिए कोई बड़े प्रोजेक्ट्स आपके दिमाग में क्यों नहीं? कुछ उत्तर प्रदेश का समग्र विकास हो, उत्तर प्रदेश से पलायन समाप्त हो, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को प्रदेश में ही रोजगार प्राप्त हो और उत्तर प्रदेश एक विकसित प्रदेशों में अपने आप को खड़ा कर सके। प्रदेश सरकार ने ऐसी बहुत सारी योजनाएं तय की हैं। हमारी जो नई औद्योगिक नीति आई है उसी को ध्यान में रख कर के आई है और हम लोग ये मानते हैं कि बहुत शीघ्र जब हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे उसके बाद जो है आप देखेंगे एक नया वातावरण प्रदेश के अंदर। देखिए, कई बारी बाहर से इंडस्ट्रियलिस्ट आए, आपको याद हो मुलायम सिंह जी जब थे तो उस समय उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट काउंसिल बनाया गया और तब भी हमने ये कहा था कि लोग आते हैं बट यहाँ पे कुछ बनाएंगे वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उस समय बहुत लोग आए थे। लोग आना चाहते हैं, लोग आना चाहते, बदले हुए माहौल में लोग आना चाहते हैं, लोग रुचि ले रहे हैं और मुझे लगता है कि एक सुनिश्चित। अच्छा, आपको लगता है इन्वेस्टमेंट आएगा यूपी में? आएगा, निश्चित आएगा। बट अभी फंड की अभी जैसे 7th पे कमीशन आ गया और आपका लोन वेवर, ये दो बड़े आपके बहुत बड़े कह सकते हैं आपका ड्रेन है एक्सचेकर पर, किस तरह से आप फंड मैनेजमेंट करें प्रोजेक्ट्स के लिए? देखिए, हमारा बजट आने वाला है जुलाई, इसी महीने आना रहा है, 11 जुलाई से हमारा बजट सेशन है और आप देखेंगे कि हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार अपने स्रोतों से लोन वेवर्स को भी अपने स्रोतों से उसको पूरा करेगी और साथ साथ 7th पे कमीशन की जो सिफारिशें लागू की गई हैं उसको भी अपने स्रोत से पूरा करेगी। डेवलपमेंट के कार्यों को रोकने नहीं देगी, लोक कल्याणकारी योजनाएं जो हम लोगों की थी उसको थमने हम नहीं देंगे, लेकिन जनता पर कोई नया टैक्स भी हम लोग नहीं लगाएंगे। हम लोग करेंगे जो खर्चों को रोका गया है रोकेंगे बहुत सख्ती के साथ। अच्छा, आपने शायद एक बार कहा था कि माइनिंग से काफ़ी आप लोग, देखिए माइनिंग से भी प्रदेश को राजस्व का लाभ होगा और मुझे लगता है कि इस साल कितना हो पाता है, लेकिन अगली बार देखेंगे। बहुत सारे स्रोत हैं जहाँ से हम लोगों ने किया है, लेकिन बहुत काफ़ी हद तक हम लोगों ने फिजूल खर्ची को रोका है। अच्छा, उससे बट करप्शन रोक पाएंगे? करप्शन भी पूरी तरह लगाम है और आगे जो भी इसमें संलिप्त पाया जाएगा तो बिल्कुल कार्रवाई। क्योंकि अभी आपने जैसे बहुत इंक्वायरीज ऑर्डर करी कई, किसी में CBI जो पिछले सरकार के काम किए, तो उसको लोगों ने कहा ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। देखिए, आप इसको पॉलिटिकली वो कैसे मान सकते हैं? सवाल ये है कि जिसमें व्यापक स्तर पर लूट खसोट हुई है, 160 करोड़ रुपए की परियोजना को 660 करना, 660 के बाद उसको 1437 करोड़ खर्च होने के बाद भी 55% कार्य नहीं हो पाना, ये सब क्या है? ये सब वित्तीय अनुशासनहीनता और पूरी तरह प्रदेश की जनता को, जहाँ जनता को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, उस जनता के साथ धोखा है, ये धोखा नहीं होना चाहिए। तो इस बजट में कुछ अर्बन और रूरल का एक वो रहेगा? देखिए, बिल्कुल हमारा ये मानना है कि देखिए प्रदेश को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें प्रदेश के किसानों के स्वावलंबन के लिए, उनके विकास के लिए कार्य करना है।
कृषि आधार होनी चाहिए अर्थव्यवस्था की, और इसलिए हम लोगों ने किसानों की आय को दुगना करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, हमारा यह मानना है कि ये आसानी से हो सकता है, और वह केवल किसान को हम आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ दें। इस दृष्टि से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 4 कृषि विश्वविद्यालयों को बहुत अच्छे ढंग से प्रभावी बनाया है। साथ ही प्रदेश के अंदर बड़े जिलों में 2 कृषि विज्ञान केंद्र और छोटे जिले में 1 कृषि विज्ञान केंद्र को स्थापित करने का निर्णय लिया है। 20 नए कृषि विज्ञान केंद्र हमारे इस साल बनने जा रहे हैं। ये जो किसानों को आधुनिक तकनीक के साथ साथ उससे उन्नत किस्म का बीज भी दे सके, इस पे कार्रवाई प्रारंभ हुई है। और अभी मान के चलिए कि एक आधार बनेगा। दूसरा, शहरी क्षेत्र ही विकास की उसमें न रहे, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में भी अपेक्षित विकास हो सके, जिससे लोगों को बुनियादी सुविधाएं वहाँ मिले और गाँव का पलायन रुक सके। इस दिशा में भी बजट में सब ये चीज़ें दिखाई देंगी। अच्छा, गोरखपुर आई थिंक इस प्रदेश का सबसे पिछड़ा, बुंदेलखंड और गोरखपुर रीजन सबसे ज़्यादा पिछड़े रीजन है, और बहुत टाइम के बाद गोरखपुर को एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिला। आप मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन मुझे याद है वीर बहादुर सिंह जी के ज़माने के बाद तो कुछ ज़्यादा उतना वहाँ पे प्रोजेक्ट्स नहीं गए हैं। तो क्या गोरखपुर क्षेत्र के लिए आप कुछ स्पेशल? देखिए, हमें पूरे प्रदेश के लिए देखना है। प्रदेश में पूर्वी उत्तर प्रदेश है, बुंदेलखंड है, मध्य है और पश्चिम है। पूरे प्रदेश के विकास के लिए हम लोगों ने योजना बनाई है। नई औद्योगिक नीति में हम लोगों ने जरूर किया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में निवेश करने वाली इकाइयों को विशेष सुविधाएं, और उसके लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं। अच्छा, बस एक तो प्रश्न और है मुख्यमंत्री जी, अब आप इतने बिजी हो गए, आपकी हिंदू वाहिनी का कैसे एक्सपेंशन होगा, किस तरह से उस पर आप देख पाएंगे? देखिए, एक्सपेंशन की आवश्यकता नहीं है। तो लोग जहाँ काम कर रहे थे वे अपना काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि अच्छी सरकारें आने पर इस प्रकार के संगठनों की प्रासंगिकता अपने आप समाप्त हो जाती है। हाँ, सेवा के कार्यक्रमों के साथ वह मैन पावर जुड़ सकता है। सेवा के विभिन्न अभियान, स्वच्छता अभियान के साथ जुड़ें, साक्षरता के साथ जुड़ें, और भी अन्य जो कार्यक्रम हो सकते हैं, इस प्रकार के उसके साथ अगर वो ताकत जुड़े तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कार्य कर सकता है। बट राजनीतिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में उसका, वो पहले भी राजनीतिक संगठन नहीं था, एक सांस्कृतिक संगठन के रूप में काम करता था, उसको क्षेत्र में काम करता। मतलब वो कभी ऐसा भी हो सकता है कि आरएसएस और हिंदू वाहिनी एक हो जाए, वो भी उसी क्षेत्र में काम करते हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि सेवा का एक व्यापक क्षेत्र है, जो लोग अपने लिए उस क्षेत्र को चुन सकते हैं। अच्छा, बहुत लोग हमारे जानना चाहेंगे कि आपकी दिनचर्या क्या है और कैसे बदली। आप वहाँ से आए हैं, यहाँ पे बहुत काम करना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा अपने दिनचर्या। मेरी दिनचर्या तो प्रातः 4 बजे से शुरू हो जाती है जी, और देर रात्रि 12, साढ़े 12, 1 बजे तक चलती है। तो मेरी दिनचर्या को वो जानना चाहेंगे तो? हाँ, बट ये भी जानना चाहेंगे कि पहले आप जब जाते हैं गोरखपुर तो आपको एनिमल्स से बहुत प्यार है। गौ वंश है, गौ माता की सेवा में पहले भी करता था। गोरखपुर जाता हूँ तो ही मैं उनके। अब यहाँ पे तो नहीं कर पाते होंगे? यहाँ रखा भी नहीं है, रखना भी नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग वहाँ पे। और पूजा पाठ जैसे चलता था वैसे चल रहा है। और वहाँ पे आपकी कमी नहीं लगती होगी वहाँ पे गोरखपुर? देखिए, वहाँ का सिस्टम जैसे पहले चल रहा था वैसे आज भी चल रहा है, और यहाँ का सिस्टम अपने अनुसार चल रहा है। हाँ, राजेश कुछ पूछना चाह रहे थे? हाँ? अब 100 दिन के बाद अब क्या नया टारगेट, क्या? देखिए, 1 साल के अंदर हमें क्या अचीव करना है, इस दिशा में हमारे कार्यक्रम प्रारंभ है। तो मंत्रियों के विभागों का रिव्यू करेंगे? चल रहा है, तो हम लोग 100 डेज में भी किया है। आगे उनको टास्क दिया गया है, समय पर। और फिर उसके बाद अगर जरूरत हुई तो रीशफल। कोई दिक्कत। आज तो बहुत अच्छा है, जन समस्याओं को लेकर आज मेरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, और पिछले कुछ समय में हम लोगों के पास कितनी शिकायतें आई थी, किस किस जनपद से थी, किस पे कार्रवाई हुई, किस पे नहीं हुई, इन सब को लेकर के आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। और अगर आप इनफैक्ट हम लोगों ने, मैं इसमें ला नहीं पाई हूँ, हमने एक पब्लिक से मांगे थे
कि जो भी आपकी परेशानी है, जो आप सीएम से शेयर करना चाहें, वो हमें लिखें। हमने उनको छापा भी है, वो बुकलेट में आपको बहुत जल्दी भेज दूँगी। और कोई मैसेज आप देना चाहें एज ए महंत एंड एज मुख्यमंत्री, दोनों तरह से बताइए लोगों को। देखिए, दोनों एक ही लक्ष्य को लेकर काम कर रहे हैं, और प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश में सुशासन स्थापित करने के लिए। दोनों प्रदेश में राजनीति को चली आ रही उस विकृत व्यवस्था को तोड़ने के लिए एक साथ गए हैं। तो प्रदेश में राजनीति को अपराधीकरण और अपराधियों का व्यवसायीकरण हो गया था, इसको तोड़ने के लिए से हम लोग आए हैं। प्रदेश में एक पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त विकास और सुशासन के लिए संकल्पित एक ऐसी सरकार देने के लिए आए हैं जो जनता के लिए अधिकाधिक संवेदनशील और पारदर्शी ढंग से काम कर सके। हम सब उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। 2019 में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर 100% परिणाम को अपने पक्ष में करती है। और आपको तो अभी बिहार भी देखना है और प्रदेशों को भी देखना है। सभी जगह जा रहे हैं हम लोग, हाँ। उत्तर प्रदेश के अलावा आसपास के प्रदेशों में भी जाएंगे। थैंक यू सो मच मुख्यमंत्री जी, आपने बहुत अच्छी तरह से सब बातों का जवाब दिया। थैंक यू सो मच।